हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि आप लोगों का जो सोशल स्टडीज का जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। और जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है कि नहीं। तो दो सैंपल पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं अभी 25 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 24 तारीख तक दो सैंपल पेपर जो होगा पूरा एक डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके बाद एक तो हो गया दो सैंपल पेपर, उसके बाद चारों सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री के एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है। उसके बाद दूसरा ज्योग्राफी के क्या एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद अगर अभी देखा जाए तो क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, एक इकोनॉमिक्स 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 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताता आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज को। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। हिस्ट्री का आज एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाएगा, हिस्ट्री का, और साथ ही साथ आपको एक सैंपल पेपर। ठीक है, उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो उसको भी देख कर चलिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी आगे लेकर चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है इस वाले सैंपल पेपर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज नोन एज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर नेशनलिज्म। बोला जा रहा है कौन सा रेवोल्यूशन को सबसे पहली बार जो है वो एक तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेशन माना गया नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति का भावना। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और यहाँ जो फर्स्ट रेवोल्यूशन के रूप में माना जाता है, जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या था वो? फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने बहुत, तो रशियन रेवोल्यूशन तो कुछ था नहीं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी नहीं था, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स भी नहीं था। तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। दूसरा है, विच अमंग द फॉलोइंग इशू अ करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी जो एजेंसी है वो क्या करती है, करेंसी नोट इशू करती है। क्या करती है? करेंसी नोट इशू करती है। तो आप लोगों को पता होगा करेंसी की नोट्स को कौन इशू करता है भाई, हमारी सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है। क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है आप लोग को थोड़ा सा। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंट्रल बैंक है हमारे देश का जो कि नोट को छापता है और इशू करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आरबीआई, रिजर्व। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कमर्शियल भी नहीं होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका सही आंसर देखने को मिल रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु वर्कड इन अमेरिकन प्लांटेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। मतलब हु वर्कड इन अमेरिकन प्लांटेशन में कौन जो थे वो एक तरीके से वहां पर काम करते थे। तो कहाँ थे? जो अफ्रीका के लोग है ना, बहुत सारे अमेरिका के जो लोग हैं। ठीक है, मतलब अमेरिका अमेरिका के प्लांटेशन वर्क में अफ्रीकन जो स्लेव रहते थे, अफ्रीकन को लाया जाता था और वहां पर उनसे काम करवाया जाता था। तो स्लेव्स कैप्चर्ड फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीका के लोगों को एक तरीके से लाकर अमेरिका के प्लांटेशन में वर्कर्स में, जैसे प्लांटेशन आपको पता होगा, प्लांटेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप वहां पर जो है वो गन्ने की खेती हो गई, आपका टी का हो गया, तो बहुत सारी खेती में उसका इस्तेमाल जो है उन स्लेब्स का किया जाता था। ठीक है, फोर्थ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका में आप जान रहे हैं कि वहां पर कास्ट का जो कास्टिज्म होता है वो बहुत होता था। यहाँ पर मेजर ग्रुप किसके थे? तो आपको मेजर ग्रुप सिन्हाला थे, ये भी याद रखिएगा, सिन्हाला एंड तमिल। ठीक है, सिन्हाला एंड तमिल से हमारा सही आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सिन्हाली लोग और एक तमिल। ठीक है, सिन्हाली और एक तरीके से तमिलियन जो थे वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर? श्रीलंका में। और इनके बीच में जो रस्साकसी है वो भी चलती रहती है। तो ये भी चीज है, पावर शेयरिंग को लेकर बहुत सारी दिक्कतें वहां पर देखने को मिलती हैं। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग अगर चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है 10th सीबीएसई करके, 10th सीबीएसई सोशल साइंस, तो वहां जाकर आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस वहां पर अपलोडेड है। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन लेकिन जरूर करिएगा। फिफ्थ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द रिसोर्स इज आयरन ओर। देखो आयरन ओर जो होता है, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसोर्स ऑफ आयरन। आयरन ओर का रिसोर्स कौन सा है? तो क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्स है? बायोटिक नहीं, फ्लो भी नहीं है, बायोटिक भी नहीं है, और एक तरीके रिन्यूएबल भी नहीं है। वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल।
और यहाँ से 2 चीज़ याद रखना है कि आप लोग एक एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट, ठीक है? मैग्नेटाइट और एक हेमेटाइट, ठीक है? हेमेटाइट, तो हेमेटाइट में अगर मैग्नेटाइट में देखा जाए, ठीक है, मैग्नेटाइट में 70% जो ओर होता है आयरन का, वो पाया जाता है और इसमें जो देखा जाए कि 50 टू 60% जो है वो पाया जाता है जो हमारा आयरन आयरन, ठीक है? तो सबसे मेजर जो होता है वो हमारा 70% होता है। यहाँ पर 60 टू 70% भी बोलते हैं इसको, 60 टू 70% याद रखिएगा। लेकिन मैग्नेटाइट का जो आयरन ओर होता है उसमें एक तरीके से 70% आयरन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया फिर से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है? पांचवा समझ में आ गया। सिक्स्थ आते हैं, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटर किसे माना गया है, ठीक है, या फिर माना जाता है, ठीक है? तो हु इज द इन्वेंटर? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुटनबर्ग, है कि नहीं? गुटनबर्ग जो थे, जोहानिस गुटनबर्ग जो थे, सबसे पहली बार उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस एक तरीके से इन्वेंट करा था, जहां पर प्रिंटिंग होती थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे आते हैं, सेवेंथ में बोला गया मॉडर्न डेमोक्रेसी मेंटेन अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब जैसे कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है भाई। एक होता है कि एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट चलती है, एक चलती है स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट चलती है, और एक होता है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट चलती है। तो सारी गवर्नमेंट जो है आपस में मिलकर काम करती है फेडरल सिस्टम का इस्तेमाल करके, ठीक है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इसको ध्यान देके चलती है, स्टेट गवर्नमेंट भी चेक एंड बैलेंस करके चलती है। जैसे आपने आपको पता होगा कि 3 तरीके का, जैसे कि मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है तो उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम किसका है? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम रहता है। अगर चेक एंड बैलेंस अगर स्टेट में है तो वो हाई कोर्ट का काम रहता है, जो कि चेक एंड बैलेंस बनाकर देखना पड़ता है, ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल। क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में बात किया गया। तो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले क्या आता है? लेजिस्लेचर आता है, ठीक है? लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है पार्लियामेंट में, ठीक है? लेजिस्लेचर के बाद कौन आते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लागू करता है, जो जो कानून वगैरह बनता है फिर लागू करता है। जुडिशियरी क्या करता है? चेक एंड बैलेंस करता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सेवेंथ का, ठीक है? तो आई होप सो ये भी चीज कंप्लीट होगा। आगे आते हैं, बोला कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन अ टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी, टाइड आप देखते होंगे समुद्र में जो हाई टाइड आता है, ठीक है, हाई टाइड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी की भी जनरेशन की जाती है बहुत बारी। यहाँ पर बोला गया है कि विच टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ये कौन से टाइप ऑफ द रिसोर्स है? तो यहाँ पर कौन है? रेप्लेनिसेबल, ठीक है, रेप्लेनिसेबल है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है? तो एक तरीके से जब भी टाइड आए तो टाइड आने की संभावना से या फिर समंदर में इसको बहुत सारी मशीनरी को फिट किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा सकता है, ठीक है? रेप्लेनिसेबल एबायोटिक नहीं होगा, और एक तरीके से एक नॉन रिन्यूएबल भी नहीं होगा। तो ये रेप्लेनिसेबल रिन्यूएबल का एक पार्ट है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, ठीक है? नाइन्थ में स्टडी ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। जो हम लोग पॉलिटिकल के बारे में और सोशल इनइक्वालिटीज, जो भी समाज में इनइक्वालिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको अगर पढ़ते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो क्या शो करता है? वो क्या शो करता है भाई? इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। क्या करता है? इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। तो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? क्या क्या मान लो कि आप पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में आप सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि समाज में क्या इनइक्वालिटी है, सब सारे ग्रुप्स में, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये है कि इनइक्वालिटी जो रहता है वो डेमोक्रेसी में एग्जिस्टेड रहता है, ठीक है? ये आई होप सो नाइन्थ वाला चैप्टर, नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट होगा। आगे आते हैं टेंथ में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है? यूएसए में, इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ भी डेमोक्रेटिक है। मतलब बोल देते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, लार्जेस्ट है इंडिया। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? यूएसए में। यूएसए क्या बोलते हैं? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर भी आप देखते हैं जनरली आपको 2 पार्टी देखने को मिलता होगा। हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? या कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है एग्जांपल किसका है? यूएसए का, ठीक है? इसीलिए देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? अमेरिका, इसका मतलब ही होता है क्या? कि आप कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर का मतलब क्या? यूनाइटेड होना, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सा वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर सारे कंट्रीज को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है समय समय पर, ताकि वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पूरा कर सकें, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पूरा कर सकें, और साथ ही साथ वो एक तरीके से डेवलपमेंट के मतलब डेवलप हो पाए और अपने देश में जितनी भी इनइक्वालिटीज है एजुकेशन को बढ़ा पाएं, हेल्थ को बढ़ा पाएं। तो उसके लिए इनइक्वालिटीज हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहती है वर्ल्ड बैंक। यहाँ बोला गया कि फॉर कंपेयरिंग, कंट्रीज को कंपेयर करती है वर्ल्ड बैंक, वो उसका सबसे मोस्ट एट्रीब्यूट्स कौन सा है, तो उसका मेजर एट्रीब्यूट्स क्या है, इनकम। इनकम, और यहाँ पर बोला जाए जीडीपी, जीडीपी बोल लो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम भी पता होगा आपको, ठीक है। पर कैपिटा इनकम से आप लोगों को ये याद रखना है कि जितना भी टोटल इनकम होता है, अगर टोटल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ, क्या टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो एक तरीके से वर्ल्ड बैंक के आधार पर वो कंट्रीज को कंपेयर करता है कि कौन सा देश ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, कौन सा देश नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं 11th में, ठीक है। 12th आते हैं हम। इन कॉन्टेस्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑड आउट डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर। इसमें से कौन सा है जो ऑड वन आउट है, जो कि डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इंश्योर क्या करता है कि हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ रूल, मतलब देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये ऑड वन आउट बोला, ये होता ही है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये भी है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ रूल ये जरूरी नहीं है, कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेजोरिटी में है, कोई पर्टिकुलर धर्म या कोई भी लोग मेजोरिटी में है, तो जैसे कि वहां भी होता है श्रीलंका में, आपको पता ही है। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी का दबदबा बहुत ज्यादा है कि नहीं, सिन्हाला कम्युनिटी में बहुत ज्यादा, इसलिए सिन्हाला पावर में हमेशा बने रहने की कोशिश करता है। ऐसा हमारे देश में भी है। अब जरूरी थोड़ा ना कि जो जाति या जो धर्म जो है वो मेजोरिटी में है वही हमारे देश में पावर में रहती है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑड वन आउट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज यहाँ पर ऑड वन आउट बोला था, ठीक है। बाकी सारे डेमोक्रेसी के पार्ट हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों का इज्जत करना चाहिए एक दूसरे का, और सारे जो लोग हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ, चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है। 13 का आते हैं। 13 मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो दो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वैसा एक्टिविटी जिससे दो एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसा एक्टिविटी होता है जिससे जिससे जिसका जिससे कोई पर्सन जो काम करता है और उससे अगर रुपया पैसा कमा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वैसे एक्टिविटी जैसे कि टेम्पल जाना, ठीक है, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ठीक है, मॉस्क जाना, गुरुद्वारे जाना, वहां से आपको मन का शांति मिलता है, ठीक है। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम लोग पैसा नहीं कमाते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बोला कि कौन सा एग्जाम्पल है एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का जो काम है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो देखा जाए हाउस को अगर आप सही तरीके से रख रहे हैं साफ सफाई करके, तो एक तरीके से वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक में नहीं आएगा। फिशिंग भी, माइनिंग भी, ये सब तीनों से हम क्या कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा, ठीक है। 14th वाला आते हैं भाई। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग इसको अरेंज करिए, सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो अगर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत जो कमेटी सबसे पहले हुआ था, ठीक है, खिलाफत कमेटी। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका क्या हुआ था भाई, जलियांवाला बाग मस्करी उसके बाद हुआ था। खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, फिर बरदौली सत्याग्रह बाद में हुआ था। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट सेकेंड, अच्छा नहीं, बरदौली वाला पहले हुआ था। बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद हम लोग एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब ABCD इस तरीके से ये पूरे अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, चारों पहले ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो चारों, तो 14 का आंसर क्या होगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड ए, असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जरूर इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप लोग को दोनों कैसे बनाना है वो समझिए। असर्शन देख लेना है, पहले रीजन, फिर दोनों राइट है या रॉन्ग है, पहले वो देखते हैं।
डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, क्या डेमोक्रेसी जो है उसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है? जो हमारा असर्शन है वो क्या है एक तरीके से? तो हाँ भाई ये ट्रू है कि बिल्कुल कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पर एक तरीके से डेमोक्रेसी बेस रहता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल टू से इलेक्शन, हाँ सारे इंडिविजुअल को इक्वल माना जाता है, तो ये भी राइट है। और इसी का एक्सप्लेनेशन कि सब लोगों को इक्वल मानते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है। नहीं तो डेमोक्रेसीज में क्या होगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटीज नहीं रहेगा अगर सारे लोगों को एक जैसा नहीं मानेंगे। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर का एक्सप्लेनेशन ए सही। अगर ये दोनों सही रहता, लेकिन ये दोनों मान लो ये दूसरी चीज के बारे में बोलता है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है, अगर तो आप लोग क्या करते हैं दोनों राइट था तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है। वैसे में वैसे वाले सिचुएशन में, ठीक है। आगे आ जाओ भाई थोड़ा सा 16th नंबर, देयर आर टू स्टेटमेंट, यहाँ भी दिया हुआ है रीजन असर्शन पहले देख लेते हैं। असर्शन क्या है भाई हमारा? असर्शन बोला गया रूरल पुअर फैमिलीज आर स्टिल डिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल रूरल रूरल जो पुअर फैमिली है आज भी देखो दो तरीके का सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट या इनफॉर्मल क्रेडिट ऐसे करते हैं, और एक होता है फॉर्मल क्रेडिट, दूसरा क्या होता है फॉर्मल क्रेडिट। अब इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई? इनफॉर्मल का मतलब कि वैसा क्रेडिट जो आप जमींदार वगैरह से लेते हो, अपने दोस्त से लेते हो, अपने रिश्तेदार से ले रहे हो, वो सब इनफॉर्मल हो गया, मतलब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नहीं। लेकिन जो भी लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, या क्रेडिट लेते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ बोला गया कि आज भी जो बहुत सारे रूरल पुअर्स हैं वो किस पर? इनफॉर्मल क्रेडिट पर एक तरीके से बेस्ड हैं, ठीक है, पहला राइट हो गया। फॉर ऑब्टेनिंग द लोन्स फ्रॉम अ बैंक कोलेटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल कि बैंक में से बहुत सारे कोलेटरल रखने पड़ते हैं, आपको गिरवी रखना पड़ता है तब आपको लोन मिलता है। तो इसका एक वजह है जिसका वजह से जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ जो क्रेडिट है वो रूरल में ज्यादा है। तो हमारा इसका भी ऑप्शन बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, और आर भी जो रीजन दिया गया वो सही दिया गया। इसी वजह से जो पुअर लोग होते हैं गांव में, क्योंकि उनको बहुत सारा कोलेटरल होता नहीं उनके पास, तो वो देंगे कैसे, ठीक है। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी रखना कोई भी सामान को, ठीक है। तो 16 का हमारा ए। 17 आते हैं। 17 में क्या हो गया? विच इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, कोई भी देश में अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो डेवलपमेंट का की मोस्ट इंडिकेटर कौन सा है? तो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। पर कैपिटा, वैसे इंडिकेटर सारा है लेकिन यहाँ पर मोस्ट कॉमन बोला गया है, ठीक है। अगर की इंडिकेटर तो लिटरेसी रेट भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो मतलब क्या? कितने साल तक लोग जिंदा रहते हैं। लिटरेसी रेट मतलब क्या हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। पर कैपिटा इनकम मैंने बताया कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, अगर पूरे देश का इनकम अगर डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो वो हमारा क्या निकलेगा? टोटल पॉपुलेशन से तो वो हमारा निकलेगा पर कैपिटा इनकम। क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज राइट होगा। तो पर कैपिटा इनकम इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग 1 एंड 2, यहाँ पर बोला गया काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, ठीक है। ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क होता है वेस्ट बंगाल। काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं, वेस्ट बंगाल में तो सुंदरबन है कि नहीं? देखो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, पहले देखते हैं कि सुंदरबन कहाँ है। हम लोग आप जानते हैं सुंदरबन कहाँ पर है भाई? वेस्ट बंगाल में। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर दिया हुआ है भाई? 4 का ऑप्शन नंबर सी कहीं नहीं दिया हुआ है, क्यों? 4 का ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 3 का डी दिया हुआ है, 3 का डी, 3 का डी ठीक है, 3 का डी ये भी ठीक है, 3 का डी। काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और कान्हा, कान्हा और काजीरंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है भाई? असम में, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद रखना असम में। तो 1 का बी हुआ, 1 का बी हुआ, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है, तो थर्ड का हमारा हुआ, थर्ड का हुआ हमारा डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो सेकंड का ए कहाँ पर है भाई? सेकंड का ए, सेकंड का ए मतलब ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में ये वाला भूल जाइएगा, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है ये सारे। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है, तुम्हारा ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? तो कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? जो स्टडिंग इन स्कूल, ठीक है, अगर शॉप कर रहे हैं तब भी, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कर रहे हैं तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आप पैसा तो कमा नहीं रहे हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द प्राइमरी सेक्टर, कौन सा चीज जो है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो लोग होते हैं वो काम करते हैं वर्कफोर्स में, सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? तो एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में खास करके फिशिंग में काम करते हैं, नहीं, फिशिंग में काम नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग हैं जहां पर इम्प्लॉयड है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट। एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बार पूछा गया है, एक होता है डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड भी होता है, एक सीजनल भी होता है। तो लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? डिसगाइज्ड जैसे कि एक खेत पर मान लो कि 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 7 लोग। तो इसमें तो कितने लोग अधिक हैं? 3 लोग हैं। तो अगर जरूरत से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक तरीके से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। सीजनल होते हैं कि मतलब सीजन में जब आता है काम तब करते हैं, बाकी समय नहीं करते हैं। जैसे रेनी सीजन में धान वान लगा लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है खाली बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है, इसमें आंसर जो होगा ये 18 का ना, हाँ 18 का जो था वो हमारा गलत था, ठीक है। तो ये वाला चीज थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी सारा राइट था। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, वेरी शॉर्ट, ठीक है। वेरी शॉर्ट में बोला गया व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर व्हाट इज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, एक्सप्लेन आप लोग अपने से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगा। पहले सेरीकल्चर, सेरीकल्चर प्रोसेस है जिससे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं सिल्क वॉर्म को और एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्क फ्रॉम देम। कि सिल्क वॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को एक्सट्रैक्ट करके उससे सिल्क के कपड़े वगैरह बनाते हैं। अब पूरी प्रोसेस को आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेरीकल्चर के बारे में, मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको सेरीकल्चर प्रोसेस बोलते हैं। उससे बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े बनाए जा सकते हैं, जिसको आगे इस्तेमाल करके जो है आप कोई प्रॉफिट हो सकता है आपको, अगर आप उसे बिजनेस के तौर पर देखें तो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो इसका आंसर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ मोड ऑफ फार्मिंग लॉन्ग फॉलोड बाय द ह्यूमिड ट्रॉपिक सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। इसमें क्या करते हैं हम, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में वो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर खेती करी, ठीक है, यहाँ पर खेती करी एक बार तो फिर उसको जला दिया, उसके बाद हम लोग दूसरा खेती करने लगे इसी में या फिर दूसरे खेत में, फिर यहाँ पर जला दिया, फिर हम लोग यहाँ पर खेत, स्लैश एंड बर्न फार्मर्स होते हैं जो काट के एक तरीके से वहीं पर प्रणाली वगैरह को जला देते हैं। और एश जो होता है वो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, जब जलाया जाता है तो फिर ये वाला एश जो होता है वो फर्टिलाइजर करके काम करता है। उसी तरीके से एक सीजन में लगाया, फिर काटा, फिर कुछ दिन छोड़ दिया, फिर से अगले सीजन में इसी में लगाएगा धान या कुछ भी जो खेती होती है वो की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग बोल सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाई वाज साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, साइमन कमीशन को क्यों बनाया गया था? आपको याद होगा साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, है कि नहीं, साइमन गो बैक का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई जो साइमन कमीशन है इसीलिए बनाया गया था ताकि वो हमारे देश की कंडीशन को या एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। द पर्पस ऑफ साइमन कमीशन वाज टू चेक द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे देश को चलाया जा सके उसके द्वारा। In November 1927, the British government declared the application of Indian Statutory Commission and aim of commission was to examine the Government of India Act। और उसका एम क्या था कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1999 आया था, 1919 आया था, तो उसको एक तरीके से आप जाके एग्जामिन करिए कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब एक तरीके से देश हमारा और वहां के लोग आकर यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे थे। इसकी वजह से बाद में जाके साइमन कमीशन को बाद में खदेड़ के भगा दिया गया, जो कि साइमन एक बंदा था उसकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, ठीक है। व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग होता क्या है भाई, एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग पूरा। पावर शेयरिंग होता है कि अगर हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में अगर पावर सही तरीके से शेयर हो रहा है तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो आप लिख सकते हैं कि लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, क्या बनाता है, कानून बनाता है भाई। एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है, इम्प्लीमेंट द लॉ, इसमें अलग अलग एग्जांपल देके भी इम्प्लीमेंट द लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता है, चेक एंड बैलेंस करता है कि क्या जो कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या भी नहीं है, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें जो है वो हम लोग पावर शेयरिंग में कर कर चलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है।
व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई क्या होता है? अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे एक देश के ह्यूमन मतलब उस देश में जो भी ह्यूमंस रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उनका वो उनका हेल्थ अच्छा है या नहीं है, उनका एजुकेशन किस तरीके से चल रहा है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, नॉलेज वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं। और लास्टली अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे आता है भाई? अगर हाई पर कैपिटा इनकम कमा रहे हैं, मतलब अब मान लो कि पर कैपिटा इनकम, मतलब हर एक व्यक्ति का जो इनकम है वो बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रहा है तो वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन एचडीआई इंडेक्स से ये पता करती है कि उसका डायमेंशन किस तरीके से है और एवरेज अचीवमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो देश एवरेजली कितना ग्रो कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप लोग थोड़ा सा जरूर देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको आप देख के चले जाइएगा, तो आपका मैं बता रहा हूँ कि 70 to 80% जो पेपर का क्वेश्चन आएगा यही आएगा, कुछ थोड़ा बहुत अलग आएगा। तो अलग क्या ही आएगा, सब वही सब क्वेश्चन रहते हैं। मैं एमसीक्यू से बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो वो सब सारी चीज एक साथ ही हो सकता है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द प्रिंट रेवोल्यूशन? प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या समझते हैं आप और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, जो गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था ना, प्रिंटिंग प्रेस, गुटनबर्ग के द्वारा, है कि नहीं, प्रिंटिंग प्रेस चालू किया गया था सबसे पहले बार, ठीक है। तो यहाँ बोला गया प्रिंटिंग प्रेस जो है, द प्रिंटिंग बुक्स स्टार्टेड एट अ लार्ज स्केल, जिसकी वजह से बहुत सारे बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगे, और इट इज कॉल्ड अ प्रिंट रेवोल्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या था, क्या इंपॉर्टेंट था? प्रिंटिंग प्रेस इज अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमेज। प्रिंटिंग से ये हुआ कि नए नए पब्लिक सारे लोग जो है बुक रीडिंग की भावना जो उनके अंदर जगी और उन लोगों को नॉलेज वगैरह मिलने लगा। ये प्रिंटिंग से क्या हो गया कि जो कॉस्ट ऑफ द बुक है वो रिड्यूस किया जा सका, जो कि लार्ज नंबर तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच पाया था, और इसकी वजह से क्या, बुक फ्लड इन द मार्केट एंड रीचिंग आउट ऑन एवरी ग्रोइंग रीडरशिप, जो पढ़ना चाह रहे थे उनको एक तरीके से सही मायने में प्रोवाइड हुआ। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग डेवलप इन द वर्ल्ड? अर्लीस्ट प्रिंटिंग किस तरीके से डेवलप हुआ? सबसे पहली बार बोला जाता है कि जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वो चाइना में। इट वाज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। वहाँ हैंड प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। बोला फ्रॉम 594 AD onwards, book in China were printed by rubbing papers against the ink surface। वो रबिंग पेपर का इस्तेमाल करके, मतलब एक यहाँ पर इंक सरफेस रहता था और यहाँ पर पहले कुछ लिख दिया, उसके बाद इस पर एक आप इंक के नीचे रखते हो, जैसे देखते हो कोई भी अगर रिसीट करता है तो उसके नीचे क्या रखा जाता है, इंक पेपर रखा जाता है, ताकि उसका जो छपाई है वो यहाँ पर आ जाए। तो उस तरीके से छपाई जाती थी, मतलब पेपर को छपा जाता था रब करके, ठीक है। तो ये सब सारे अर्लीस्ट में है। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो क्या कि जो है चाइना किस तरीके से वहां पर उन चीजों को डेवलप करके चल रहा था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैन्युफैक्चरिंग? यहाँ पर देखो मेरा सीधा सा मकसद ये है कि सारे क्वेश्चंस के मीनिंग समझाना और किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं उसके बारे में बतलाना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ रॉ मटेरियल। देखो मैन्युफैक्चरिंग का क्या है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट किसको कर रहे हैं हम लोग? फिनिश्ड गुड्स में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश्ड गुड में। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनटू अ फिनिश्ड गुड दैट यू थ्रू यूज ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करके, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके, मशीन का इस्तेमाल करके, केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके, ये सब सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्ट आर हैंडमेड यूजिंग द ह्यूमन लेबर्स एंड द बेसिक टूल्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो था वो ज्यादातर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो मशीन वगैरह बनने लगी, लेकिन उसके पहले जो था हैंडमेड प्रोडक्ट था वो ज्यादा था, ठीक है। हैंडमेड जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। सर 27 में डिस्क्राइब द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इंडियन फेडरल सिस्टम का। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघवाद का ढांचा, मतलब सबको साथ में लेकर चला जाए, और डिवीजन ऑफ पावर जो है अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। फेडरलिज्म इन इंडिया जो कि गारंटी करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, कि जो है कि फेडरलिज्म जो है वो सुप्रीम है। सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म दैट डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करके लेजिस्लेचर जो है वो सारे काम को करवाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक फेडरल सिस्टम और ऑर्गन में अगर देखा जाए
तो ये लोग गवर्नमेंट के लेवल पर तो सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, लोकल लेवल है, सब साथ में मिलजुल कर काम करते हैं ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट एक साथ हो सके, फेडरल तरीके से हो सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं 28th क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन हाउ द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। कि पब्लिक सेक्टर का मतलब जो सरकारी कंपनी है, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे देश की जीडीपी के ग्रोथ में, ठीक है। तो जैसे कि आप रेलवे देखते हो, पोस्ट ऑफिस देखते हो, तो ये सब सारा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है। यहाँ बोला गया इट प्रमोट्स द रैपिड इकोनॉमिक थ्रू द क्रिएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्या कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थ्रू क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके। इट क्रिएट्स द एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज जो होगा कमी ना हो उसके लिए, ठीक है, पूरा मेहनत जद्दोजहद चलते रहती है। टू इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ इनकम, और इंश्योर करती है कि सारे लोगों को इनकम जो है वो इक्वल तरीके से बढ़े और एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ होकर चले। ऐसा ना हो कि एक राज्य एक जो स्टेट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, दूसरा स्टेट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये आप लोग 4 लिख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करती है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था हमारे देश में। एक होता है लिबरलाइजेशन, एक होता है प्राइवेटाइजेशन। एक होता है लिबरलाइजेशन हो गया, और एक दूसरा हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और तीसरा हो गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बाहर से हमारे देश में लोग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का जो मौका है वो मिल सके। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक तरीके से। ग्लोबलाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन मेड द वर्ल्ड इनटू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस। कि इंटरडिपेंडेंट प्लेस क्या कर दिया गया, एक कंपनी को दूसरे कंट्री से, अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी से जोड़ दिया, एक देश से मतलब एक देश दूसरे देश से, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो देश में कंपटीशन भी बढ़ेगा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस भी देखने को मिलेगा और वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस भी लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिससे जिससे हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सारी चीजों का, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, वो सब सारी चीजें आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। लॉन्ग आंसर में आते हैं तो 30 में क्या बोला, एनालाइज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू मेजर चैलेंज क्या फेस किए जाते हैं। तो वोटर मस्ट बी चूज इन अ करेक्ट पार्टीज, बिल्कुल मस्ट चूज द करेक्ट पार्टीज, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि भाई अच्छे इंसान को जो है वो एक तरीके से चूज किया जाए, ठीक है। जो क्रिमिनल कैंडिडेट मस्ट बी डिफीटेड, क्रिमिनल कैंडिडेट को हमेशा डिफीट करना चाहिए उसको। ये बहुत सारे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। अवेयरनेस ऑफ द वोटर आर मस्ट, कि पॉलिटिकल पार्टीज को अवेयर करना पड़ेगा। अभी भी अवेयरनेस नहीं, वो लोग जैसे ही झांसे में जाति के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर वोट ले जाते हैं। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बी कॉल्ड बैक, जो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है उनको हटा दिया जाना चाहिए। करप्ट पॉलिटिशियन मस्ट बी पनिश्ड, ये जो करप्ट पॉलिटिशियन है उनको पनिश करना चाहिए। तो ये सब सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, करप्शन वगैरह अभी भी हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाता है कि बहुत गलत है, ठीक है। एनालाइज द रोल, बोला गया है कि एनालाइज कीजिए रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो पार्टीज प्ले, जो पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्रीज के कानून बनाने में। सबसे पहला क्या है, कानून बनाने में। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट, दूसरा क्या है कि पार्टीज क्या करता है, रन और फॉर्म्स करता है गवर्नमेंट का। बिग पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बड़ी बड़ी पॉलिसी डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो पावर में रहती है वो लेती है। जैसे अभी क्या है, अभी बीजेपी पावर में है तो बीजेपी सारे कानून वगैरह बना रहा है। कभी कांग्रेस रहा करती थी तो कांग्रेस कानून वगैरह बनाती थी। तो वही है कि जो बिग पॉलिसी डिसीजन रहता है वो जो पार्टी पावर में रहती है वो एक तरीके से बनाती है। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम अ मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती है, रिक्रूट करती है लीडर्स को, फिर ट्रेन करती हैं समय समय पर, उसके बाद उसको मिनिस्टर्स वगैरह की पोस्ट जो है उसको दी जाती है। तो ये सब सारे रोल्स हैं जो कि अभी भी जो देने मतलब एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द रूरल पुअर्स, रूरल पुअर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड पीपल्स फॉर द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू पुल देयर सेविंग, एक ऐसा है जहां पर मान लो कि बहुत सारे लोग मिलकर एक जो है पैसा इकट्ठा करके, मतलब एक कमेटी के जैसा वो लोग खेलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो होता है आपस में वो लोग जिनको जरूरत होता है वो ले लेते हैं लोन के रूप में। और एक तरीके से जनरली वहां पर जो लोग होते हैं वो आपस में ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेंस कि पैसे का जो सेविंग है वो कर रहे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़े रहते हैं।
जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं वो 15 से 20 मेंबर होते हैं और जनरली इसको रूरल एरियाज में क्रिएट किया गया है ताकि वहां पर जो महिलाएं हैं वो और भी सशक्त हो सकें। डिफरेंस बिटवीन बोला गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आपको बताया था यहाँ पर। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अगर आप बैंक से लोन वगैरह ले रहे हैं तो फॉर्मल। अगर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अगर आप मनी लेंडर से या फिर जमींदार वगैरह से ले रहे हैं तो वो क्या हो गया? फ्रेंड से ले रहे हैं, फैमिली से ले रहे हैं तो वो सब क्या हो गया? इनफॉर्मल। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कि बोला जा रहा है कि फॉर्मल सोर्स आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। कि जो फॉर्मल सोर्स होते हैं, फॉर्मल सोर्स वो कहाँ रजिस्टर्ड रहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे बैंक है, बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, वेरएस इनफॉर्मल जो सेक्टर रहते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंक के थ्रू जाता है पैसा। ठीक है। एंड फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की मानती है, लेकिन इनफॉर्मल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलती है। वो बात बात पर जो होता है वो आपस में बहुत झगड़े वगैरह भी आगे चलकर देखने को मिलते हैं इसमें। बोला क्या कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो की डिफरेंस है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स लाइक अ कोल, नेचुरल गैस, वाइल नॉन कन्वेंशनल देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखो एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रहता है वो क्या रहता है? नॉन रिन्यूएबल रहता है। क्या? नॉन रिन्यूएबल रहता है। और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है वो रिन्यूएबल रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए इसके अंदर कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब सारे क्या है? कहाँ किसमें आएंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आएंगे कि मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, विंड इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल, बायोमास। तो ये सब सारे क्या है? एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे कि आपका है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है। सोलर एनर्जी, ये सब सारी चीजें। मतलब क्लासिफाई द रिसोर्स इनटू अ टू कैटेगरी गिफ्ट। तो रिसोर्सेज को दो तरीके से, कन्वेंशनल जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये सब कर सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल में सोर्स विंड, बायोमास जिसको रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है। और रिन्यूएबल बोल सकते हैं इसमें सोलर, विंड, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह हम लोग बोल सकते हैं। तो जनरली जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स वगैरह आते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 33rd आते हैं। हाउ डिड द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन द यूरोप अलाइड विद द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। कि अर्ली डेज में नेशनल यूनिटी के दौरान 19th सेंचुरी में यूरोप में किस तरीके से लिबरलिज्म के साथ बातों को जोड़ा गया। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप की क्लोजली रिलेटेड था उसकी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म कि हम लोगों को क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी लिबरलिज्म से आता है। ठीक है। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और खास करके जो न्यू मिडिल क्लासेस थे उसने लिबरलिज्म के लिए खड़ा हुआ वो लोग, और जो इक्वालिटी ऑफ लॉ का डिमांड किया, बहुत सारी चीजों का डिमांड किया जिससे एक तरीके से यूनिटी देखने को मिलता है वहां पर। ठीक है। ठीक है। तो ये बात याद रखिए। ग्रीक वाला वॉर यहाँ पर दिया गया तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन तब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। 34th आते हैं। अच्छा 33rd लास्ट तक है। हाँ ठीक है। 33rd लास्ट था क्यों? 34th में आपका क्या था? 34 में आपका था डायग्राम। डायग्राम का मतलब मैप। मैप वर्क को मैं एक अलग से कराऊंगा क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एमसीक्यूज को सारे बुक के एमसीक्यूज को करेंगे, फिर मैप को भी कर लेंगे एक बार। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। पहला सैंपल पेपर आप लोग ध्यान से जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।